स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 2021-22 का बजट पेश हो चुका है और कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण ये बजट इस वर्ष रहा है। चाहे कोरोना काल के बाद का ये पहला बजट देख लिया जाए या फिर कृषि कानूनों के लागू होने के बाद जिस तरह से विरोध लगातार जारी है, उसके बाद ये बजट जब पेश किया गया तो कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में निकलकर सामने आए हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बजट में विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट की तारीफ करते हुए इस आम आदमी का बजट बताया है। सीएम ने कहा है कि इस बजट से आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश दोनों का सपना साकार होगा। तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ये आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन, इसके साथ शिक्षा और कृषि, इन चार स्तंभों पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मैं भारत सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट का बहुत स्वागत करता हूं। तो सुना आपने कि स्वागत लगातार बजट का किया जा रहा है, लेकिन साथ के साथ कई सवाल भी खड़े हो रखे हैं। विनिवेश को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, उसको लेकर काफी चर्चा है। लेकिन किसे क्या इस बजट में मिला है वो आपको मोटा मोटा हम बता देते हैं। जल जीवन मिशन में 2.87 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। स्वास्थ्य के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण कोविड-19 काल के बाद ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो वहीं सड़क के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे का अगर जिक्र किया जाए तो रेलवे की कई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए 1.10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत 1.97 लाख करोड़ का यहाँ पर निवेश यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए मद में राशि डाली जा रही है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के लिए 64.18 हजार करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर दी जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ पृथक दिए जा रहे हैं। तो वहीं पूंजीगत खर्च का अगर जिक्र किया जाए तो 1.7 लाख करोड़, और इसके अलावा अगर बात हेल्थ केयर के लिए की जाए तो 2.23 लाख करोड़ रखी है। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। लगातार इस बात की ओर भी इशारा किया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य का बजट है वो लगभग 137% उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू करने के लिए भी बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने रखी है, कहीं बजट की लगातार तारीफ को रखी है, तो कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रखे हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, तो अर्थशास्त्री हमारे साथ कपिल जी हैं। कपिल जी और आशीष जी, आप दोनों का स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लगातार इस बजट के पेश होने के बाद चर्चा अगर बहुत ज्यादा है तो विनिवेश को लेकर है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष का अगर जिक्र किया जाए तो वो आंकड़ा अभी तक हम नहीं छू पाए। अब हमने लगभग 2.25 करोड़ रुपए विनिवेश की जो एक सीमा है वो तय कर ली है। क्या लगता है आपको कि बहुत ज्यादा दूर की कौड़ी नहीं हो जाएगी फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो तय करती है उसको पाकर रहती है। दूसरी बात, पब्लिक स्पेंडिंग इस कोरोना काल से निकलने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उसमें आय के स्रोत तो ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों पर नहीं डाल सकती हैं। और जहां तक विनिवेश का विषय है, एक लंबे समय से इन आर्थिक सुधारों की चर्चा है कि जो चीज ठीक काम नहीं कर रही उन पर विनिवेश करके सरकार को निकलना चाहिए। एक और विषय, एलआईसी का आईपीओ इस बार आएगा, तो एलआईसी के आईपीओ आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एलआईसी में जो निवेशक हैं वो एसबीआई
अब उस पर सीधे निगाह रख सकती है, तो वे और सुरक्षित होंगे। और एक जो लगातार आरोप लगाया जाता था कि जब भी सरकार को मार्केट संभालना होता है LIC का उपयोग होता है, तो अब शायद वो उन अटकलों पे भी विराम लग पाएगा और ऐसा कोई प्रयास भी नहीं होगा। तो ये सारे वो सुधार हैं जिनके लिए मोदी सरकार को आज से 6 साल पहले और 1 साल पहले इस देश की जनता ने वोट किया था, क्योंकि हमें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं किया था, हमें रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के लिए किया गया था। तो वो मोदी सरकार कर रही है। देखिए, 2 मूल मंत्र मोदी सरकार के रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत। इन दोनों की संकल्पना को साकार करने वाला ये बजट है और गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, इस सिद्धांत को भी स्थापित करने वाला ये बजट है। जी, कपिल जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, अगर वर्तमान परिस्थितियों में अगर देख लिया जाए कि अगर जो सेक्टर्स हमारे घाटे में चल रखे हैं उनमें हम विनिवेश के जरिए और आय कमाने की अब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या भविष्य के लिहाज से ये निर्णय बहुत ज्यादा सकारात्मक साबित होंगे? कपिल जी। देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कई बार सरकारों ने ये स्टेप लिए हैं और जो अच्छे भी साबित हुए हैं। कई कंपनियों के जब विनिवेश किए गए तो उनका मार्केट कैप जो था वो आज उसके मुकाबले कहीं बड़ा मार्केट कैप है। तो सरकार ने अपना 51-52% स्टेक रख के जितना बनाया, बेचा नहीं, उससे ज्यादा आज बना लिया है। तो ये सरकारें दुनिया भर में करती आई हैं, बट इसके साथ साथ सरकारों को नया क्रिएट करना बंद नहीं कर देना चाहिए कि आप जो आज से 50 साल पहले जो कंपनियां बनी, जो आज एक वेल्थ क्रिएट हुई है, उनको आप बेच के तो पैसा कमा रहे हैं, पर क्या आप नया कमा पा रहे हैं, नई कोई क्रिएशन कर रहे हैं क्या? तो ये भी साथ साथ ध्यान रखना जरूरी है कि नए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिएट किए जाएं। सरकार जिनका जहां पे दखल रहता है या सरकार की जहां मोनोपोली है, उस मोनोपोली में एक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाए और फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। नहीं, लेकिन बीमा अगर जिक्र किया जाए बीमा कंपनियों का, तो 74% तक FDI अगर उसमें बढ़ा दिया जाता है तो ये कहीं आम इंसान के लिए घाटे की अब स्थिति तो नहीं हो जाएगी इन फ्यूचर? कपिल जी। नहीं, ऐसा मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये इंश्योरेंस सेक्टर बहुत कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती है। और आज भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंश्योरेंस जिसको नहीं मिल रहा है। मैं तो यह कहूंगा FDI के साथ साथ सरकार एक काम करने से चूक गई वित्त मंत्री जी, जो बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा भार भी नहीं पड़ता, कि आप जो आपका मेडिक्लेम जो लेते हैं उसकी जो राशि आपने 25,000 करके रखी है, उसको अगर आप 50,000 कर देते छूट की राशि को, तो बहुत सारे लोगों को राहत भी मिल जाती और बहुत नए लोग इससे जुड़ने के लिए प्रेरित भी होते। तो थोड़ा सा आप अगर इसको और किसी अदर वे में भी इसको आप इंसेंटिवाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ी जरूरत है। और आज देखिए, आप जो आम व्यक्ति हैं, हम सरकारी अस्पतालों की लाइन में लग के इलाज करा नहीं पाते, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें जाना होता है। एक बार आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 8 से 10 लाख रुपए का आपका बिल बनता है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, जनरल इंश्योरेंस नहीं है, तो आप ये मान के चलें मेडिक्लेम आपका नहीं है तो आपकी बहुत जेब जो है काफी ढीली हो जाती है। तो ये चीजें जरूरी है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो इंश्योरेंस की प्रीमियम्स भी कम होगी। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होने के बाद से टेलीकॉम की दरें कम हुई है, आज आप देखिए 250-300 रुपए में मोबाइल का प्लान मिल जाता है आपको डेटा के साथ में। यही जमाना होता था कि आपको टेलीफोन के लिए लाइन में लगना पड़ता था। तो चीजें जैसे कंपटीशन बढ़ती है तो उपभोक्ता के दायरे में चीजें आती है और उपभोक्ता कंपटीशन से, देखिए आप हमेशा समझिए कि जब भी कंपटीशन होती है उपभोक्ता का फायदा होता है। पहले एक न्यूज चैनल होता था, आज इतने न्यूज चैनल है और सब न्यूज चैनल चल रहे हैं, सब न्यूज चैनल रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं और सब न्यूज चैनल को व्यूअरशिप भी है और सब न्यूज चैनल को एडवर्टीजमेंट भी मिल रही है। तो जितना बड़ा बाजार होगा, बिल्कुल, जैसे अगर आप इंदौर चले जाएं तो सराफा बाजार है वहां पे, वहां इतने सराफे के, इतने सोने चांदी की दुकानें हैं और सबकी दुकानें चलती हैं क्योंकि कंपटीशन है, एक बड़ा मार्केट क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है और ज्यादा खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नजर आएगी। साथ में रहे कपिल जी, आशीष जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 40,000 करोड़ का प्रावधान आगामी 5 वर्ष में किया जाएगा और उसके साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में और अर्ध शहरी क्षेत्र में जो शहरी जल मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है,
इसमें आप आश्चर्य करेंगे कि 4,378 नगरीय निकाय क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हर घर में पानी की कनेक्शन देने की योजना। ये राज्य सरकार वाले पूछते ना हमारे लिए क्या हो रहा है, बजट में क्या प्रावधान रखा गया। अरे भाई, छत्तीसगढ़ के लिए आज 7,000 करोड़ यदि पानी शुद्ध पेयजल के लिए दिया जा रहा है, तो ये पेयजल की योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसी स्कीम में 2,87,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है, जो नगरीय निकाय में जो छत्तीसगढ़ में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए 2.86 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में यदि हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल में, तो 3 गुना अधिक है। हेल्थ के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट 2.86 लाख करोड़ रुपया किया गया है, और उसी में कोविड के जो वैक्सीन है उसके लिए 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 64,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके माध्यम से 15 आपातकाल स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक और कदम जो पहले से चल रहा था, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट देश के इकोनॉमी में पड़ा था, वो था उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब उसको कंटिन्यूटी में 1 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन। ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गैस सपना था और लकड़ी से मुक्ति दिलाने के लिए, धुआं से मुक्ति दिलाने का काम जो था, इस बजट में 1 करोड़ नए लोगों के लिए प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, इसमें 16,50,000 करोड़ का कृषि ऋण, 16,15,000 रुपया का कृषि ऋण, 1,000 नई मंडी को इंटीग्रेटेड करने की योजना है। जो मंडी के लिए आंदोलन चल रहा है, बंद हो जाएंगी। 1,000 मंडियों को इंटीग्रेटेड मंडी बनाने का काम इसमें किया जाएगा। 91,000 करोड़ से बढ़ा के 1,10,000 करोड़ सड़क के निर्माण के लिए इस खर्च किए जाएंगे, जो सड़कों के निर्माण के लिए योजना है। और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो एक बड़ी योजना चल रहा है, एक देश एक राशन कार्ड, उसमें 69 करोड़ हितग्राहियों के कुल हितग्राहियों को 86% है। इसमें एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत लाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में अभी योजना लागू नहीं किया गया है। इसके साथ साथ 2023 तक 100% ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का विद्युतीकरण का काम किया गया है। कम लागत के मकान पर कर्ज में ब्याज की सीमा 1 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। इन सारे मामलों के साथ साथ मुझे लगता है कि ये बजट ऐसी परिस्थिति में आए हैं जहां देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो प्राथमिकता का क्षेत्र है, उस प्राथमिकता के क्षेत्र में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे एजुकेशन और हेल्थ, इन मुद्दों को लेकर इस बजट में प्रावधान रखा गया है और उसको आगे बढ़ाने का काम रखा गया है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता की लिस्ट में रखा गया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें उन्होंने निराशाजनक बताया है बजट को। दूसरी बात ये कही है कि मध्यम वर्गीय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसमें कोई भी ध्यान इसमें नहीं रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आप कर रहे हैं, तो चुनावी राज्य जो है वहां पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब, अगर कलकत्ता का उदाहरण है तो 25,000 करोड़ सिर्फ हाईवे निर्माण के लिए वहां दे दिया गया है। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जब स्वच्छ भारत मिशन की बात होती है, शुद्ध पेयजल की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, सभी राज्यों के लिए योजना बनती है और सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन होता है। नए स्कूल खोले जाएंगे, एकल विद्यालय खोले जाएंगे, नए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ सड़कों का जाल बिछ रहा है। भारत माला अभियान को विस्तार किया जा रहा है। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक 6 लेन सड़क बनाने की योजना इसके हिस्सा में है। तो ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑनगोइंग है उसको पूरा करना है और नई प्रोजेक्ट भारतमाला जैसे अभियान में जोड़ने का काम है। और इसका लाभ सभी राज्यों को, जो उनके डेवलपमेंट के हिसाब से। आप यदि राज्य सरकारों की दिक्कत दूसरी है भाई, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। राज्य सरकार अपना शेयर देने में भागते हैं।
आप यदि 6 लाख मकान का पैसा आगे पड़ा है और 10 लाख मकान और केंद्र सरकार स्वीकृत कर देगा, मगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट नहीं है, उसके लिए भी पैसा दो। तो 60-40 योजना में जितनी भी योजना बन के आती है उसमें राज्य सरकार को तो लगाना पड़ेगा 40%। अब उसको बिना लगाए ही सोचते हैं कि सब काम हो जाए, तो वो काम तो होगा नहीं। आपको अपने शेयर सारे डेवलपमेंट के काम के लिए देना पड़ेगा, और उसमें इस बार उन्होंने इन योजनाओं को विस्तारित करने का काम किया है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजट के जब डिस्कशन होता है, वित्त मंत्री जी और बाकी मंत्रियों के पास बजट पहुंचता है तो राज्यों को उसके हिस्से मिलते हैं। अच्छा, ये पेट्रोल और डीजल पे एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है, पेट्रोल पे 2.5 रुपए और डीजल पे 4 रुपए प्रति लीटर, क्या असर होगा इसका? डीजल और पेट्रोल का रेट तो फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे जैसे पेट्रोलियम कीमत कम होती है वैसे वैसे बढ़ता घटता है। तो ये कभी 2 रुपया बढ़ जाता है, 2 रुपया घट जाता है, मगर ये सेस किसानों के लिए भी लगाया जा रहा है तो निश्चित रूप से सही दिशा में उसका उपयोग होगा। ये आंकड़ों का मकड़ जाल कहा है इस बजट को रविंद्र चौबे ने। और एक बात और पूछना था, केंद्रीय करों में राज्य को जो 40% हिस्सा मिलने से क्या राज्य को थोड़ी राहत और मिलेगी, ऐसा लगता है? नहीं, राज्यों की हिस्सा बढ़ा है तो राज्यों के हिस्से का लाभ मिलेगा, और निश्चित रूप से अब टैक्स कलेक्शन आपने देखा होगा कि पहले 2 तिमाही में 3 महीने और 3 महीने 6 महीने का टैक्स कलेक्शन यदि देखेंगे सेंट्रल लेवल में, जो गिरावट आ गई थी मंदी के दौर में, अब वो टैक्स कलेक्शन भी रिकॉर्ड ऊंचाई में जा रहा है। तो जैसे जैसे जीएसटी में कलेक्शन का दर बढ़ेगा, यानी उसकी रिकवरी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा शेयर अपने आप बढ़ेगा। और स्टेट का शेयर जब बढ़ाया है, मोदी जी ने ही बढ़ाया है, तो स्टेट के शेयर इसके पहले आज तक सिर्फ कल्पना होती थी, सीधा सीधा उन्होंने शेयर को स्टेट कर दिया, स्टेट के शेयर बढ़ा के राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अवसर दिया है, और ये अवसर मोदी। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस वक्त आप सुन रखे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं।